जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है? वो कौन है जो चाहता है कि भारत में हिंदुओं की हर जाति अलग अलग गिनी जाए? जिस नेहरू गांधी परिवार ने देश के स्वतंत्र होते ही जातीय जनगणना बंद करवा दी थी, उसी का शहजादा क्यों दावा कर रहा है कि जातियों की गिनती होते ही देश की सारी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी? पारसी पिता और परदेसी कैथोलिक ईसाई मां का पुत्र होकर भी स्वयं को दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी के मन में हिंदू जातियों के प्रति इस प्रेम का वास्तविक कारण हम सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जातीय जनगणना क्या होती है। वास्तव में ये वही जनगणना है जो भारत में हर 10 वर्ष पर होती है। केवल एक अतिरिक्त प्रश्न जोड़ दिया जाता है, आपकी जाति क्या है। इससे सरकार को आंकड़े पता चल जाते हैं कि देश में अलग अलग जातियों के लोगों की कितनी संख्या है। जनगणना में जाति पूछने की परंपरा सबसे पहले अंग्रेज अफसर हर्बर्ट होप रिस्ली ने की थी। ये वही व्यक्ति था जिसने हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए नेजल इंडेक्स थियरी गढ़ी थी। इसके अनुसार जिन भारतीयों की नाक छोटी होती है वे शूद्र हैं और जिनकी नाक लंबी है वो अगड़ी जाति के हैं। वर्ष 1901 की जनगणना में इसे ही आधार बनाया गया था, जो कि 1941 तक जारी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेजल इंडेक्स थियरी के सबसे बड़े विरोधियों में से थे। इस विषय पर हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर्बर्ट रिस्ली की जातीय थियरी के आधार पर जब 1931 में जनगणना कराई जा रही थी, तब कांग्रेस के नेताओं ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अंग्रेज भारतीयों को आपस में बांटकर राज करना चाहते हैं। ऐसा मानने वालों में गांधी जी सबसे आगे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक गांधी एंड हिज क्रिटिक्स में लेखक BR नंदा ने बताया है कि 1932 में इस मुद्दे पर गांधी जी ने भूख हड़ताल भी की थी। वर्ष 1941 की जनगणना में भी जाति पूछी गई, लेकिन उसके आंकड़े कभी जारी नहीं हुए। इसका कारण क्या था, हमें कहीं भी इस बात का विश्वसनीय उत्तर नहीं मिल सका। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकार ने भी इसे जारी करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने तय किया कि आगे से केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होगी, वह भी उनकी जातियों के नाम से नहीं बल्कि श्रेणी के रूप में। वर्ष 1951 से 2001 तक यही परंपरा चलती रही, लेकिन 2011 से पहले इसमें बदलाव की मांग उठने लगी। कहा गया कि मंडल आयोग के आधार पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण वर्ष 1931 की जनगणना पर आधारित है, इसलिए जातियों की गिनती दोबारा होनी चाहिए। तब ये मांग करने वाले अधिकांश वे नेता थे जो ओबीसी की राजनीति करते हैं। आरक्षण और सरकारी योजनाओं पर अमल की दृष्टि से देखें तो ये तर्कपूर्ण मांग थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना के बजाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने की घोषणा कर दी। इससे लोगों की जाति के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी प्रश्न पूछे गए। 2013 में जब इसके आंकड़े आए तो सरकार का सिर चकरा गया। पता चला कि लोगों ने कुल 46 लाख जातियां बताई हैं। ऐसे आंकड़े को वर्गीकृत करना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं था। जब भाजपा सरकार आई तो उसने इन आंकड़ों के विश्लेषण का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी। जो कास्ट डेटा था, कास्ट का और ट्राइब का, वो 2011-19 मई के डिसीजन के मुताबिक जो उसकी डिटेल्स आती हैं, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति, कोई कास्ट, कोई सब कास्ट, कोई नाम, कोई सिनोनिम, कोई सरनेम, कोई गोत्र, कोई क्लैन, और ये लगभग 46 लाख कास्ट सब कास्ट नेम्स हैं, गोत्र वगैरह जिसकी डिटेल्स हैं।
वास्तव में 2011 की जनगणना में जातियों का जो डेटा आया वो सरकार के किसी काम का नहीं था, लेकिन ईसाई मिशनरियों के लिए ये बहुत उपयोगी था, क्योंकि इससे पता चलता था कि किसी समुदाय की आर्थिक स्थिति कैसी है और वो स्वयं को किस पहचान से जोड़ रहा है। तब से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी ने एक बार भी जातीय जनगणना शब्द नहीं बोला। वर्ष 2022 में बिहार में नीतीश और लालू की गठबंधन सरकार बनी। चूंकि जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है, इसलिए बिहार सरकार ने सर्वे के रूप में जातियों की गिनती की और उसके आंकड़े जारी कर दिए। इस गिनती से किसी जाति का भला हुआ हो ऐसा तो अब तक नहीं दिख रहा, लेकिन उसी के बाद से राहुल गांधी ने जाति जाति की रट शुरू कर दी। बार बार चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को उछालना जारी रखा। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी। इसका कारण समझने के लिए आपको जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा। जोशुआ प्रोजेक्ट का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वर्ष 1995 में अमेरिका में एक एनजीओ के रूप में जोशुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये एक प्रकार का संगठित अभियान है जिसका उद्देश्य पूरे विश्व को प्रोटेस्टेंट ईसाई बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत हर देश में रहने वाली सभी जाति, प्रजाति और समुदायों को टारगेट किया जाता है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के कारण जोशुआ प्रोजेक्ट का सबसे अधिक फोकस भारत पर है। हिंदुओं को प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल ईसाई बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य ये है कि ऐसे कन्वर्टेड लोग आसानी से अमेरिका के भू राजनीतिक अर्थात जियोपॉलिटिकल हितों के अधीन काम करेंगे। वे शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। खालिस्तान आंदोलन इस रणनीति की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर आपको भारत की हर जाति से संबंधित पूरा डेटा मिलेगा। ये सूचनाएं राज्यों और जिला स्तर पर भी दी गई हैं। इसके अनुसार भारत में 3.9% की गति से धर्मांतरण हो रहा है, जबकि विश्व का औसत 2.6% है। भारत में कुल 2272 जातीय समूह हैं। किसी क्षेत्र में किसी जाति, जनजाति या समुदाय के कितने लोग रहते हैं, उन तक ईसाई मिशनरियां पहुंची हैं या नहीं, पहुंची हैं तो कितनी सफलता मिली है, ये सारे आंकड़े आपको जोशुआ प्रोजेक्ट की इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एक एक व्यक्ति के हिसाब से सूचनाएं, ताकि किसी गांव या मोहल्ले में रहने वालों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाकर धर्मांतरण कराया जा सके। जोशुआ प्रोजेक्ट के टारगेट पर हिंदुओं की हर जाति और जनजाति है। इसके अतिरिक्त मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध जैसे समुदायों का भी पूरा डेटा है। लगभग 100 प्रकार के ब्राह्मणों की एक एक डिटेल यहां पर आपको मिल जाएगी। प्रश्न उठता है कि अमेरिका से चल रही एक संस्था के पास भारत के एक एक जिले में हर जाति और समुदाय का इतना सटीक आंकड़ा कैसे आया? भारत में काम कर रही ईसाई मिशनरियों और चर्च के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि वो इतनी सूक्ष्मता से सूचनाएं जुटा सके। जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट दावा करती है कि हमने सारे आंकड़े आधिकारिक जनगणना एजेंसियों और स्थानीय अनुसंधान सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया है। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर दिए ये सारे आंकड़े 10 से 15 वर्ष तक पुराने हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जनगणना के अतिरिक्त भी सरकारें कई तरह के सर्वे और गिनती करती रहती हैं। ये आंकड़े अक्सर सरकार के आंतरिक प्रयोग के लिए होते हैं और उन्हें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जोशुआ प्रोजेक्ट के आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी और से नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियों से ही मिले हैं।
लेकिन 2014-15 के बाद से जोशुआ प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से ये डेटा मिलना बंद हो गया है। प्रश्न उठता है कि इससे पहले उन्हें सरकारी खर्च पर होने वाली गणनाओं के आंकड़े कौन दे रहा था। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद दिल्ली में शास्त्री भवन समेत कई सरकारी कार्यालयों पर छापे मारे गए थे। तब पता चला था कि मंत्रालयों की गुप्त फाइलें और सूचनाएं बेचने का पूरा तंत्र काम कर रहा है। उसी दौरान सांख्यिकी मंत्रालय से जुड़े आंकड़े लीक होने का भी पता चला था। मोदी सरकार ने इसे बंद करा दिया। जनसंख्या और अन्य सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के आंकड़े न मिलने के कारण धर्मांतरण गिरोहों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें आशा थी कि कांग्रेस 2019 तक सत्ता में लौट जाएगी, लेकिन देश के सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। विदेशों में हिंदू धर्म के लिए काम करने वाली संस्था वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ने फरवरी 2019 में सबसे पहले ये आशंका जताई थी कि अमेरिकी डीप स्टेट चाहता है कि भारत में अगली जनगणना जातियों के आधार पर हो। इससे उनके द्वारा पोषित जोशुआ प्रोजेक्ट को नए आंकड़े मिल सकेंगे, जिससे भारतीय समाज की दरारों को चौड़ा करने, लोगों को आपस में लड़ाने और अधिक गति से धर्मांतरण कराने में आसानी होगी। जैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर शोर मचाना शुरू किया, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की सूचना पर एक प्रकार से मुहर लग गई। हिंदू संगठन शुरू से ही इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसका संकेत मिलता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वक्तव्य से। आरएसएस ने कहा है कि जाति सर्वेक्षण सामाजिक कल्याण योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए किया जाना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। जातीय जनगणना वास्तव में कांग्रेस की नहीं, बल्कि ईसाई मिशनरियों की आवश्यकता है। कांग्रेस को इससे कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हुआ है, न आगे कोई आशा है। बिहार इसका बड़ा उदाहरण है। कर्नाटक में कास्ट सर्वे कराने के बाद भी कांग्रेस सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही, क्योंकि उससे उसे राजनीतिक नुकसान होगा। हालांकि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो सारा डेटा धर्मांतरण गिरोहों तक पहुंच चुका हो। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस की रणनीति का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि वो नहीं चाहती कि बीते 2 दशक में देश में हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन अर्थात डेमोग्राफिक चेंज पर लोगों का ध्यान जाए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासन में भारत में जिस बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए गए, उसका वास्तविक प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने 25 अगस्त 2024 को छपी रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जोशुआ प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम चल रहा है। कुल 110 गांवों में 18 दिनों तक पड़ताल के बाद अखबार ने बताया कि कैसे धर्मांतरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों का तंत्र इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी पहले ईसाई बनने की शर्त रखी जाती है। हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए जोशुआ प्रोजेक्ट इकलौता नहीं है। इसके अतिरिक्त चर्च का एक और अभियान चल रहा है, जिसे प्रोजेक्ट थेसलोनिका के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हिंदुओं के त्योहारों और धार्मिक रीति रिवाजों पर हमले कराए जाते हैं। प्रोजेक्ट थेसलोनिका पर हमारे वीडियो का लिंक आपको YouTube पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि देश और धर्म के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों को समझकर उनका प्रतिकार कर सकें। जातीय जनगणना से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि केंद्र सरकार इसके विस्तृत आंकड़ों को धर्मांतरण गिरोहों के हाथों में जाने से बचाए। साथ ही उसे स्पष्ट रूप से ये आश्वासन भी देना होगा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग मुल्ला या मिशनरी नेटवर्क ना करने पाए। जातीय जनगणना से पिछड़ी जातियों के हिंदू भाइयों का कल्याण हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसका लाभ उठाने के प्रयास में बैठे मिशनरी भेड़ियों को सफल नहीं होने देना है। भारत केवल उन धर्मों का देश है
जिनकी पुण्य भूमि यहां पर है। विदेशी आक्रमणकारी मजहबों को हमारी संस्कृति और धार्मिक पहचान बदलने की छूट देना भारत की आत्मा के साथ छल है। शपथ लें कि ये हम नहीं होने देंगे।